नमस्ते। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इंस्टा लाइव पर। और उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। आपका पिछला सप्ताह भी अच्छा गुजरा होगा। और जैसा कि पहले ही आपको मैंने बताया था कि आज की जो इंस्टा लाइव होगी वो किसानों के बिल पर और ये जो सरकार के बीच और किसानों के बीच में कानूनी दांव पे चल रहा है, उस पर हम बात करेंगे कि क्या है ये कृषि के तीनों बिल और क्यों किसान जो हैं इतने नाखुश हैं सरकार से। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स पे भी कि दिल्ली के सड़कों पर किसान जो है इतनी ठंड में, कोरोना के महामारी के समय में भी आंदोलन कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ महीने पहले ही जो है केंद्र सरकार ने कृषि कानून एक लाया, कृषि से संबंधित एक विधेयक पास करी थी। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि केंद्र सरकार को क्या इतनी जल्दबाजी थी कि कृषि से संबंधित जो संशोधन लाए उसको विधेयक के रूप में ले आने की क्या ज़रूरत थी। अब यहाँ पर अध्यादेश या विधेयक दो चीज़ें होती हैं। तो कृषि कानून को अगर ले आना ही था तो सरकार विधेयक के रूप में ले आए तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन इस आपदा के समय में, कोरोना की महामारी के बीच जून, जुलाई, सितंबर में हम सभी ने देखा कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में कहें या कोरोना के बीच में कहें तो कृषि से संबंधित जो 3 कानून ले आए उसको विधेयक के रूप में न ले आकर के अध्यादेश के रूप में ले आए। सबसे बड़ा सवाल और मंशा सरकार के ऊपर इसीलिए उठ जाता है कि बाकी कानून को पारित करने के लिए जब आप विधेयक ले आ सकते हैं तो अध्यादेश के रूप में इस कृषि कानून को जल्दबाजी में ले आने की ज़रूरत क्या थी। अब ये विधेयक और अध्यादेश होते क्या हैं, तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि ये 2 शब्द हैं क्या, और इन्हीं 2 शब्दों से आप समझ जाएंगे कि क्या मंशा रही सरकार की और क्या मंशा है किसानों की। तो विधेयक एक ऐसा रूप है जिसमें कोई भी कानून बनाने से पहले उसको दोनों सदनों में पास कराना जरूरी होता है। तो विधेयक के रूप में बहुत सारे कानून बने हैं और दोनों सदनों में पास होने के बाद ही उस पर राष्ट्रपति की मंजूरी दी जाती है। मगर अध्यादेश इसका ठीक उल्टा काम करती है। अध्यादेश कब लाया जाता है, वो आपदा के समय में, या फिर कहें कि सरकार को किसी सख्ती से कानून को ले आना है, जल्दी में ले आना है, या किसी चीज़ को बचाने के लिए अध्यादेश भी लाया जा सकता है। तो अध्यादेश को महामारी के बीच में ले आने का कोई बड़ा औचित्य नहीं था। हालांकि अध्यादेश ये है कि जब केंद्र सरकार की सलाह पे राष्ट्रपति के द्वारा तत्काल प्रभाव से कोई कानून लागू कर दिया जाए तो वो अध्यादेश होता है। तो ये हैं 2 शब्द, अध्यादेश और विधेयक। जो अध्यादेश में केंद्र सरकार की सलाह पर या केंद्र सरकार के कहने पर राष्ट्रपति तत्काल प्रभाव से कोई कानून देश में लागू कर देते हैं, ये है अध्यादेश, जिसके तहत ही ये तीनों कृषि कानून ले आए गए हैं। अब इस बात पर मंशा इसलिए सवाल उठते हैं सरकारों पे कि क्या जरूरत थी कि अध्यादेश के रूप में इस बिल को ले आया गया। आप इसको विधेयक के रूप में भी ले आ सकते थे, सदन में चर्चा कर सकते थे कृषि पे। तो यहाँ से सवाल और शक सरकार के मंशा पर उठने लगे और जिसकी वजह से सड़कों पर आज किसान हैं। तो ये रहे 2 शब्द जिनको मैंने बताया, अध्यादेश और विधेयक। अब इसी से सारी कहानी जुड़ी है आगे कि सरकार चाहे कोई भी हो, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जो सरकार पक्ष में होती है वो कोई भी कानून ले आए उसके लिए सही होता है। विपक्ष में जो सरकार होती है, पक्ष वाली सरकार चाहे कोई भी कानून ले आए उसकी नज़रिए से वो हर कानून गलत होता है। तो ये आज से नहीं चल रहा है। 1950-47 आज़ादी के बाद से कहें तो जो भी सरकारें आईं उनका यही काम रहा कि पक्ष में रहने वाला जो है अपना कानून ले आए तो विपक्ष में रहने वाला उस पर अपना नाखुशी या नाराज़गी जताती रहती है। तो ये होना भी चाहिए, यही पक्ष और विपक्ष का काम भी है। मगर ये भी लगता है कि सरकार क्या मंशा रही। अध्यादेश और विधेयक पे भी सवाल खड़े हुए और सवाल अब भी खड़े हो रहे हैं कि कोई दो राय नहीं है। तो कोई भी कानून अगर बनता है तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं और कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। ऐसे ही हमारा एक कृषि कानून भी है।
उसके अंदर भी कुछ कमी है और कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, जिनको हर एक पहलू को हम लेके चलेंगे और आराम से बात करेंगे। थोड़ा अगर हमारा लाइव अगर थोड़ा लंबा भी चल सकता है, लेकिन हर एक पहलू को हम देखेंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार गलत कर रही है या सही कर रही है। जैसे कि मैंने टैगलाइन ही दे रखी थी कि कौन है सही, सरकार या किसान, और आर पार क्यों है सरकार और किसान के बीच में। तो ये सारी बातें हम बात करेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं कि कृषि कानून के बारे में। तो पहले तो कृषि कानून को अध्यादेश के रूप में लाया गया, जिसके वजह से सरकार पर सवाल, और कृषि कानून को अध्यादेश के रूप में ही क्यों लाया गया, इसका जवाब न केंद्र सरकार दे रही है और न हमें कहीं से मिला है। इसको आप विधेयक के रूप में ले आते, दोनों सदनों में पास कराते, फिर राष्ट्रपति के पास जाते और फिर कानून बनता, तो शायद बेहतर होता। खैर, अब तो ये विधेयक से दूर चला गया, अध्यादेश के रूप में कानून लाया गया। और सबसे पहला इसमें जो था, 3 कृषि कानून आए थे। उसमें पहला था कि एसेंशियल कमोडिटीज एकोमोडेशन बिल, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, भंडारण का नियम। अब यहाँ पर एक बात हमको समझ नहीं आई कि 1955 से लेकर के और 2020 लगभग जून जुलाई तक मान लीजिए, जब तक ये कानून नहीं आया था, तब तक कुछ लिमिट में ही जो है लोग भंडारण कर सकते थे, यानी कि अनाज को इकट्ठा कर सकते थे। यानी कि जो व्यापारी थे उनके गोदामों में कुछ लिमिट में ही, कुछ सरकार लिमिट बना रखी थी, उसके तहत ही वो अपने सामान को या जो भी उनके पास खरीदारी उनकी होती थी। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर ले लें कि प्याज का अगर भंडारण कोई व्यापारी कर रहा है तो उसकी लिमिट होती थी कि आप इतना ही भंडारण कर सकते हैं। लेकिन ये जो कृषि कानून आया, इसमें स्पष्ट रूप में है कि ये नियम हटा दिए जाते हैं और कोई लिमिट नहीं होगी। यानी कि अब व्यापारी जो है अपने क्षमता के अनुसार या क्षमता से ज़्यादा भी, या जितना चाहे उतना कह सकते हैं कि वो भंडारण कर सकता है। अब मान लीजिए कि कोई व्यापारी अगर प्याज का व्यापारी है और वो प्याज खरीद के अपने गोदाम में रख भी लिया और मार्केट में उसने उतारा ही नहीं, तो प्याज का ऑटोमेटिक जो दाम होता है वो इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब प्याज का दाम इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, और फिर धीरे धीरे वो उतारना स्टार्ट करे मार्केट में, तो सोचिए क्या होगा। तो ये नियम क्यों लाया गया और सरकार इसके पीछे क्या बताना चाहती है, ये अब तक हमें स्पष्ट रूप से पता नहीं चला। मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, बिल में स्पष्ट ही लिख रखा है। लेकिन एक लाइन और उसमें है कि इन्होंने कहा कि मैं सिर्फ व्यापारियों को नहीं, किसानों को भी भंडारण का पूरा सहयोग करूंगा। मतलब कि किसान भी अपने अनाज का भंडारण कर सकता है। अब भाई, किसान को तो इतना समझना चाहिए कि किसान को खुद को पास रहने के लिए अच्छा घर नहीं है, तो आलू और प्याज को भंडारण कराने कहाँ जाएगा। जब किसान का घर ही 2 कमरे का, 4 कमरे का है, तो किसान अपने अनाज का भंडारण कैसे करे। सरकारी गोदामों में ले जाने की कहानी अभी मैं आगे बताऊंगा, जो अगले नियम हैं उनके तहत बताऊंगा कि किसान परेशान क्यों है और आत्महत्या क्यों करते हैं। सरकारी सिस्टम में क्या खामियां हैं, उनको भी मैं भी लेके आगे चलूंगा। तो ये रहा आपका पहला नियम। जैसे मैंने बताया कि कोई मेन कंपनी है, वो अपने इस मार्केट में, जैसे अगर मान लें कि कोई एसेंशियल कमोडिटी, जैसे हम ले लें सरसों का तेल, या फिर रिफाइन ले लें, या फिर कोई भी दाल ले लें। तो दाल के अगर उदाहरण लेके चलें, तो दाल अगर मार्केट में आए ही ना, तो दाल का रेट तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। यानी कि भंडारण के जो भी व्यापारी हो भंडारण कर लिए, मार्केट में दाल उतार ही नहीं रहे हैं, दाल की ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाएगी। दाम बढ़ने के बाद फिर व्यापारी जो है दाल को मार्केट में उतारे, यानी कि ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए व्यापारी ऐसा भी कर सकते हैं। इस कानून में 2 कंडीशन दी गई हैं। वो 2 कंडीशन ये हैं कि अगर भंडारण तभी आप नहीं कर सकते हैं जब देश में कोई महामारी हो या आपदा हो या देश में युद्ध चल रहा हो, यानी कि देश किसी से लड़ रहा हो, किसी युद्ध में हो, तब आप भंडारण नहीं कर सकते। ये व्यापारियों के लिए भी है, किसानों के लिए भी है। मगर अब ये सोचने की बात है कि अगर लिमिट हटा दी गई है तो पुलिस भी जांच नहीं कर सकती। पहले था कि पुलिस छापामारी करती थी, क्षमता से ज़्यादा कोई भी कमोडिटीज या कोई भी वस्तु अपने पास रखने पर उनके ऊपर कार्रवाई होती थी। मगर अब इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है, यानी कि आप चाहे जितना चाहें उतना भंडारण कर सकते हैं,
पुलिस आपके घर पे या आपके गोदाम पे छापामारी नहीं कर सकती, बशर्ते दो शर्त जो हैं उनको फॉलो करें, यानी कि देश में कोई युद्ध ना हो और कोई महामारी या कोई आपदा ना हो। तो भाई किसान तो पहली बात भंडारण कर ही नहीं सकता, तो किसान तो भंडारण करेगा नहीं क्योंकि उसके पास रहने का अच्छा घर नहीं है, तो भंडारण कैसे करेगा। आलू का अगर भंडारण करना है तो उतना बेहतरीन कोल्ड स्टोरेज वो कहाँ से ढूंढेगा। एक जिले में एक कोल्ड स्टोरेज अगर होगा भी, या एक ग्राम पंचायत में भी एक कोल्ड स्टोरेज है, तो बेहतरीन रूप से नहीं है। भारत सरकार के कोल्ड स्टोरेज को जाके देखिए, आपको हकीकत पता चलेगी। मुर्गियों को जैसे रहने का जो जगह होता है उसकी तरह से टीन सेट डाल करके आलू और प्याज गेहूं के भंडारण को सरकारी गोदामों में रखा जाता है। और वो चावल गेहूं धान सरकारी गोदाम में रखे भी कैसे जाते हैं और खरीदे कहाँ से जाते हैं, पूरी कहानी भी आगे सुनाता हूँ। तो ये रही आपकी पहले नियम। दूसरा विधेयक जो भी था हमारा कानून जो आया कृषि संशोधन के लिए, तो उसमें था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सबसे बेहतरीन और सबसे उलझन वाला जो कानून कहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जिसको समझना थोड़ा जटिल है, बट कोशिश करेंगे आसान शब्दों में आपको समझाया जाए कि ये है क्या, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या। इसका पूरा नाम अगर हम कहें तो है एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल। अब इसको अगर हिंदी में करें तो मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त और सुरक्षा का समझौता। ये है दूसरा कानून, जिसके वजह से सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और क्यों इस तरह का बनाया गया है। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत पहले से होता आ रहा है, मगर कुछ जगहों पे था और हरियाणा पंजाब के किसानों के पास थी, मगर ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं थी। छोटे छोटे किसानों के पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ करता था। मगर अब इस कानून की वजह से इसमें देश में लागू करने का फैसला किया गया और बड़े लेवल पर किया गया, जिसमें प्राइवेट कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट होगा। ये ऐसा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है प्राइवेट कंपनियां ही कराएंगी। अब कैसे कराएंगी, क्या करेंगी और क्यों सवाल उठ रहे हैं, अब आगे बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अगर हम 3 शब्दों में कहें तो साधारण सी बात है कि प्राइस बिफोर फार्मिंग, यानी कि खेत में बोने से पहले ही आपके फसल का दाम तय कर दिया जाए। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, उन दोनों चीज़ों को समझिएगा कि एमएसपी है और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इन दोनों में अंतर क्या है, अभी हम आगे इस पे बात करेंगे। ये 2 शब्द आप अपने पास रखें कि एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इन दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे पैरेलल, ताकि दोनों में अंतर आपको समझ में आए। जैसा कि मैंने बताया कि जो दूसरा विधेयक है, इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये है कि प्राइस बिफोर फार्मिंग। हाँ, तो प्राइस बिफोर फार्मिंग इसको कहें तो किसानों को एक चीज़ की समस्या हमेशा रही है और आज भी है कि जब वो गेहूं बोने जाता है या धान बोने जाता हो तो वो उसको पता होता है कि धान बोने या गेहूं बोने जब जाए तो उसे पता है कि धान का जो रेट है या गेहूं का जो रेट है, तो गेहूं का उदाहरण लेके चलते हैं कि गेहूं का जो रेट है वो 25 रुपये है। अगर वो 25 रुपये सोच करके वो गेहूं अपने खेत में बो देता है और उसके बाद बोने के बाद जब वो कटाई हो जाए उसकी, और वो रेट ऑटोमेटिक गेहूं का कम हो जाता है, यानी कि वो 25 रुपये ना रह करके 16 रुपये हो जाए या 20 रुपये हो जाए या 10 रुपये हो जाए, तो किसान जो सोच करके गेहूं लगाया था, यानी कि जो 25 रुपये में मैं प्रति किलो के दाम पर मार्केट में बेच दूंगा, और वो कटने के बाद जब उसकी फसल तैयार हो जाती है और जब वो बेचने जाता है तो उसके हाथ में मायूसी ही लगती है। और यह हकीकत है, किसान इसकी वजह से परेशान भी हैं, सरकार को इस पर भी ध्यान देना है। और इसी के वजह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ले आया गया कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जैसा कि मैंने 3 शब्दों में ही इसको डिफाइन किया कि प्राइस बिफोर फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनुबंध में ही इसमें समस्या है कि अनुबंध होगा कैसे, कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अनुबंध कैसे कराएं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो हम सिग्नेचर करेंगे, दस्तावेज जो बनेगा वो कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा और कौन बनवाएगा, ये भी एक बड़े समझने की चीज़ है। और थोड़ा सा हमें भी इसमें जब पढ़ा तो हमें भी इसमें थोड़ा सा समझने में थोड़ी दिक्कतें हुई कि क्या ये मंशा सरकार की रही और क्यों ऐसा किया गया। जैसे कि मैंने बताया, किसान जब फसल लगाता है तो रेट कुछ और होता है और जब वो बेचने जाता है तो रेट कुछ कम हो जाता है या रेट बहुत कम हो जाता है। इसकी वजह से किसान हमेशा परेशान रहे, लागत ज़्यादा है और
जो उनकी आमदनी होती है वो कम हो जाती है इसी वजह से। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अनुबंध कृषि समस्या को दूर करने के लिए लाया गया। अब ये क्या है, इसको हम इसके बारे में जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है क्या। एक उदाहरण लेके चलते हैं आलू का, यानी कि एक लेस कंपनी हमारे देश में चिप्स की कंपनी चिप्स बनाती है और उसको चिप्स बनाने के लिए बहुत सारे आलू की ज़रूरत पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे अगर हम लेके चलें तो उसको कम से कम 1000 मैट्रिक टन मान लेते हैं कि उसको आलू चाहिए, तब उसकी कंपनी जो है चिप्स बनाएगी। तो 1000 मैट्रिक टन आलू उसको कहीं एक जगह नहीं मिलने वाला, मतलब कि ना वो किसी एक गोदाम से खरीद पाएगा, और या तो खरीदेगा भी तो गोदामों में उसको ज़्यादा समय लगाने पड़ेंगे। और किसान को क्या है, किसान को अगर आलू बोना है और उसकी आलू तत्काल अगर खेत से ही उसकी बिक जाए तो किसानों को भी फायदा है। भाई किसान को आलू लगाया, फिर अपने घर पे ले आए, फिर रखे, उसको स्टोर कैसे करे, फिर मार्केट में धीरे धीरे बेचे कैसे, समय लगेगा बेचने में, या तब तक आलू कुछ खराब हो जाएंगी, तो सारी समस्याएं किसान के साथ रहती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक लेज की कंपनी जो मैं आपको बता रहा हूँ चिप्स बनाती है, उसको आलू चाहिए 1000 मैट्रिक टन। तो वो अपने कुछ अधिकारियों के साथ पहुँचे गांव में और खेतों में जा कर के देखे और अपने जो अधिकारी उनसे पूछे कि कितने खेत चाहिए जिसमें 1000 मैट्रिक टन आलू पैदा हो सकती है। तो वो अपना कुछ कैलकुलेट करके, अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पे लेके चलें कि वहाँ पे रहने वाले 50 लोगों की खेत में उतने आलू उपज हो सकती है जितने से 1000 मैट्रिक टन आलू पैदावार मिले और वो कंपनी को चिप्स बनाने के लिए ले जाना पड़े। तो कंपनी के लिए सहूलियत ये है कि उसको एक ही जगह पे इतना आलू मिल जाएगा कि वो अपने पूरे साल भर का चिप्स बना सकती है। तो वो किसानों से क्या करेगी, वो किसानों से ये कहेगी कि भाई आप इसमें कोई और फसल न उगा करके, आप जितने 50 लोग हैं या 100 लोग हैं, जितने लोग की भी खेत आते हैं, आप जो है आलू पैदावार करें। आपके आलू का रेट अभी तय हो जाए कि आप आलू का रेट क्या रखना चाहते हैं, हम उसी तय रेट पर हम आलू आपसे खरीद के ले जाएंगे। किसानों को भी ये बात समझनी है कि भाई ठीक है, आप एक बार फसल उगाने के बाद दर दर भटकते हैं, सरकार के गोदामों तक जाए, व्यापारियों तक पहुँचे, फिर आपका फसल बिके, समय से नहीं बिक पाया, आपकी फसल समय से कट गई, फिर भी कोई खरीदने वाला नहीं है। तो इन सब समस्याओं से शायद किसानों को इससे फ़ायदा हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, क्योंकि फसल कटते ही कंपनी आपके सारे उत्पादन को उठा ले जाएगी और अब उचित दाम देगी, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट में हुआ होगा। मान लेते हैं 25 रुपये किलो के दाम पर आलू जो कंपनी खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आप जो है 50 लोग या 100 लोग आप आलू उगाएं, हमको 1000 मैट्रिक टन आलू चाहिए होगा। तो आप 50 लोग या 100 लोग जितने लोगों के खेत में उतना होगा वो अपना कैलकुलेट कर देंगे, उसके हिसाब से वो बता देंगे कि भाई आप 50 लोग या 100 लोग मिलकर आलू उगाएं और हम 25 रुपये, आप जो किसान जो रेट बताएगा, यानी किसान के ऊपर ये डिपेंडेंट है कि किसान जो रेट बोलेगा उसी पे तय होगा। अगर वो किसान के रेट पर कंपनी को फ़ायदा है तो वो उनसे कॉन्टेक्ट करेगी, या नहीं है फ़ायदा तो कंपनी और किसान से कोई संबंध नहीं होगा। ऐसा भी है, लेकिन किसान अगर सोचता है कि चलो भाई मार्केट में 20-22 रुपये है तो हम 25 रुपये पे कंपनी को बेच देंगे, तो भाई वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी। कंपनी को भी सहूलियत है कि भाई उसको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा और एक साथ इकट्ठा उसको जो है आलू मिल जाएगी। तो कंपनी भी अपना फ़ायदा सोचती है, किसान भी अपना फ़ायदा सोचते हैं। तो चलो भाई 25 रुपये पे कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ, कंपनी ने भी अपना सिग्नेचर किया और किसानों ने भी साइन कर दिया कि 25 रुपये प्रति किलो पर हम आलू जो है आपको दे देंगे और हम आलू ही बोएंगे। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है कि मान लीजिए, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बंध जाएगा। बंधेगा कैसे, ये आगे मैं अभी बताऊंगा कि जब एमएसपी की बात करेंगे तो इस पर थोड़ा सा भी बात करेंगे। लेकिन एक इसमें पेच ये है कि अगर किसान चोरी छुपे अपना फसल उगाने के बाद, मान लीजिए कि आलू का रेट उसने 25 रुपये तय कर रखा है, लेकिन मार्केट में फसल आने के बाद, यानी कि जब आलू का पैदावार हुआ और जब कटाई हुई आलू की, तो आलू का रेट मार्केट में मान लीजिए 50 रुपये किलो हो गया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से किसान कंपनी को 25 रुपये मजबूर है देने के लिए। तो किसान सोचेगा कि भाई चोरी छुपे अगर बेच दे, कि हम बिना कंपनी को बताए और कॉन्ट्रैक्ट के तोड़कर बिना उसको बताए ही चोरी छुपे आलू बेच दे, यानी कि 25 रुपये में जो कंपनी से तय किया था उस पर न बेच करके बिना कंपनी को बताए अगर वो आलू मार्केट में बेच दिया तो क्या होगा, इसका जवाब नहीं मिला।
दूसरी बात, इसमें दूसरा पेच क्या है? दूसरा पेच इस दूसरे कानून में ये है कि अगर पैदावार होने के बाद, यानी कि आलू का पैदावार किसान कर रहा है और जिस कंपनी से उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कंपनी घाटे में चली जाए और या कंपनी बंद हो जाए, तो फिर वो किसान अपना जो आलू उगाया है वो कहाँ लेके जाएगा? कारण ये है, कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट में बेच दे। अरे भाई, जब किसान को ये कहा गया कि तुम आलू ही बो और वहाँ कहीं आलू का कोई भंडारण न हो, आलू खरीदने वाला न हो, तो क्या करेगा? किसान को अगर नहीं आलू बोना था, उसको धान बोना था, लेकिन कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से उसने आलू बोया था, तो भाई वो आलू अब किसको बेचेगा? 1000 मैट्रिक टन गांव के लोग मिलकर आलू उगा रहे हैं, तो अब सोचिए कि उतना आलू किसको और एक साथ बेचने कहाँ जाएंगे? तो ये एक समस्या है इस दूसरे कानून में कि इतना आलू कहाँ जाएगा अगर कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी खरीदारी नहीं करी। तीसरी चीज़ ये है इसमें कि अगर कंपनी पैदावार होने के बाद किसानों से ये कह दे कि भाई हम 25 रुपये पे नहीं, हम 20 रुपये पे ही खरीदेंगे, तुमको बेचना हो तो बेचो या न मत बेचो, तो किसान किसके पास जाएगा? कौन से अधिकारी से मिलेगा और कौन से अधिकारी इसका निपटारा करेंगे? ये एक बड़ी समस्या है इसमें पेच। और इसमें समस्या मैं क्यों कह रहा हूँ उसको अभी मैं बताता हूँ कि क्या कारण है और क्या पेच है उसमें। इसके समस्या ये है कि सरकार ने स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो होंगे मंडी के अधिकारियों के द्वारा, यानी कि जो आसपास गांव के पास मंडियां होंगी उसके अधिकारी ही इसका कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, यानी कि किसान और कंपनी के बीच में जो बातचीत होगी वो मंडी अधिकारियों के सामने होगी। ठीक है, मगर मंडी अधिकारियों का क्या है? मंडी अधिकारी आज हैं, अगले दिन ट्रांसफर हुआ कहीं और चले गए, तो फिर किसान किसके पास जाएगा? अगला मंडी अधिकारी आए और वो कह दे कि मैं तो था ही नहीं और ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और का कराया गया है, मैं इस पर कुछ कर ही नहीं सकता, तो किसान कहाँ जाएगा? सरकार को इस पर सोचना चाहिए था। सरकार को एक चीज़ और कर देनी चाहिए थी कि सरकार को इस पर जब भी इस पर कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसमें ग्राम प्रधान का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। ग्राम प्रधान का इन्वॉल्वमेंट क्यों? क्योंकि ग्राम प्रधान अगर इन्वॉल्व होंगे तो गांव के लोगों का भरोसा शायद ग्राम प्रधान के साथ रहेगा। और ग्राम प्रधान के साथ रहेगा भी, कारण ये है कि हमारा देश राजनीति के पीछे भागदौड़ में बड़ी बिजी रहता है, बड़ा व्यस्त रहता है। तो भागदौड़ अगर राजनीति में रहती है और ग्राम प्रधान को हर 5 साल बाद चुनाव लड़ने हैं, तो शायद वो गाँव वाले को साथ ही सहयोग में रहे। और ये भी होगा कि पूरे गांव की ज़मीन पे आलू उगा है तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं कर पाएगा, यानी कि ना तुम्हारा साथ देंगे ना हमारा, क्योंकि सभी लोगों ने आलू उगा रखी है। तो ग्राम प्रधान के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं, यानी कि गांव वालों का साथ देना होगा। तो मेरा ये मानना है कि किसानों को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो मंडी के अधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट है उसी के साथ ग्राम प्रधान का इन्वॉल्वमेंट सरकार को कर देना चाहिए था। ये मेरा मानना है। बाकी और भी जो जानकार लोग हैं उनका कुछ और हो सकता है, मगर मुझे जो बिल पढ़ के लगा मैंने उसके बारे में ये कहा कि सरकार को ऐसा करना चाहिए था। ये रही हमारी दूसरी कि इसमें क्या है और कैसे इस कानून का पेच था। अब जो अगला कानून था, जो तीसरा कानून है, कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य। अब यहाँ पर देखने की बात, और यहाँ एक बिचौलियों का काम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या है ये और कैसे इसको समझें। यहाँ पर मैं 2 चीज़ें और लेके चलूँगा। अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताई थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का छोटा सा एक डेफिनेशन अगर लें तो होगा कि प्राइस बिफोर फार्मिंग, दिस इज द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो हम बात करें तीसरे कानून की कि तीसरा कानून क्या है, कि कृषि उत्पादन और वाणिज्य ये है क्या। तो जैसा कि गवर्नमेंट की एक संस्था थी, अब यहाँ भी एक बड़ी मजाकिया काम सरकार करती है, और क्योंकि उसका जवाब हमें भी नहीं पता है सरकार क्यों ऐसा की थी, अब सरकार ही बता सकती है। हालांकि सरकार से पूछा जाता है कि तो कभी कभी वो भी मजाकिया जवाब दे देते हैं। अभी आगे बताऊंगा कि क्या बात करना चाहता हूँ मैं। तो ये तीसरा कानून है कृषि उत्पादन और व्यापार और वाणिज्य। इसमें किसान को क्या कहा जा रहा है कि भाई आप जो है अपना जो भी उत्पादन करते हैं उसको आप बाहर बेच दें, या ऑनलाइन बेच सकते हैं, या मंडी में बेच सकते हैं, आप यानी कि स्वतंत्र हैं।
अब मंडी को क्या एपीएमसी कहा जाता है। एपीएमसी और एमएसपी, ये अब एक और शब्द आ गया, यानी कि अभी 3 शब्द हैं हमारे पास, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एपीएमसी और एमएसपी। अब एक चौथा भी आएगा जिसको हम एमआरपी जानते हैं, आप सभी जानते हैं। तो ये क्या है, अभी आगे हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो एपीएमसी क्या है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अब इसमें बिचौलिए भी काम करते हैं। अब बिचौलिए कौन होते हैं भाई, तो बिचौलिए कौन होता है, इसका भी जवाब है कि जब बिचौलिए कब से हैं, इनकी जानकारी है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे किसानों के पास खेती करने का पैसा नहीं था या गरीब थे, ये ऐसा कह सकते हैं। तो वो जमींदारों से पैसे लेकर के खेती किया करते थे। और बाद में क्या होता था कि जब वो पैसा या कर्ज लेने के बाद वो चुका नहीं पाते थे, तो वो किसानों के खेत में, यानी कि जो जमींदार था या सेठ जी कह लें, और बहुत सारे फिल्मों में आप देखे भी होंगे कि जब सेठ जी का पैसा हीरो की माँ चुका नहीं पाती है तो फिर वो उनके कंगन और ये उनके घर से बर्तन और ये सारी चीज़ें उठवा ले जाते थे। तो सेम प्रोसेस यही किसानों के साथ भी हुआ करता था आज़ादी के बाद। सेठ जी लोग क्या करते थे कि सेठ जी से जब किसान पैसा लिया है और वो पैसा चुका नहीं पाया, तो सेठ लोग क्या करते थे, जब उसकी फसल पैदावार उसकी अच्छी होती थी और फसल जब कटने वाली होती थी, तो ये लोग उसको जो है ले जा करके अपने आदमियों से कटवा देते थे। यानी कि किसान का खेत है, किसान ने मेहनत करी और कटवाया सेठ जी ने। तो ये शुरू से ही चलता आया था हमारे। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे कानून भी बनाए थे और हैं भी। तो ये रहा। अब बिचौलियों की बात करें तो बिचौलिया कौन है, तो ऐसे इस तरह से बिचौलिए भी काम करते हैं हमारे यहाँ मंडियों में भी। बिचौलियों का काम कैसे होता है या भी आगे हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सरकार कहती है, इस जो तीसरा विधेयक है या जो तीसरा कानून है, कि सरकार अपना जो कह रही है उसकी बात पर अगर हम बात करें कि सरकार क्या कह रही है, तो सरकार का सीधे कहना है कि किसान अब स्वतंत्र हैं कि अपना उत्पादन जो भी करते हैं वो खेत से, वो अब ले जा करके बाहर कहीं भी बेच सकते हैं, मंडी के अलावा भी। मंडी मतलब सरकारी गोदाम। लेकिन सरकार का एक संस्था था, सरकारी संस्था है, जिसका नाम था एनएसएसओ। एनएसएसओ जो है वो सरकारी संस्था थी जो बेरोजगारी और किसान के आंकड़े देती थी। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो एनएसएसओ है, जब सरकारी आंकड़े दे रही है किसान को या फिर सरकार या जो भी दे रहे हैं, तो इसका क्या मतलब था। तो एनएसएसओ जो आंकड़े देती है, वो आंकड़े देती थी किसान से संबंधित और बेरोजगारी से संबंधित, कि देश में किसान और बेरोजगार क्या है और कितना आंकड़ा है। तो एनएसएसओ का जो आंकड़ा है, एनएसएसओ का जो आंकड़ा था कि वो 6% ही किसान या किसानों के द्वारा उत्पादन किया हुआ पदार्थ सिर्फ और सिर्फ मंडियों में जाता है। इसको दूसरे शब्दों में कहें कि 94% किसान अपना उत्पादन मंडी से बाहर, यानी कि अपने घर के अगल बगल या किसी बिचौलियों को बेच देते हैं। कारण क्या है, बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे सबसे सरकार का मजाकिया काम क्या था कि इन्होंने एनएसएसओ जो संस्था उनकी खुद की थी उसको ही बंद कर दिया। कारण न एनएसएसओ रहेगा, न सरकारी आंकड़े आएंगे, न बेरोजगारी का आंकड़ा आएगा और ना ही किसानों से संबंधित कोई आंकड़ा आएगा। यानी कि सीधे सीधे कहें तो सरकार ने ये कर दिया कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। सरकार का सीधे सीधे फंडा ये था, एनएसएसओ को बंद कर दिया। न बेरोजगारी के आंकड़े आएंगे, न बेरोजगार लोग रोजगार मांगेंगे, ना ही कोई धरने पे बैठेगा और ना ही कोई विपक्ष का नेता सवाल उठाएगा। भाई आंकड़े ही नहीं है तो कहां से सवाल उठेंगे। तो ये सरकार का काम था, एनएसएसओ को बंद कर दिया ना, अब तो सरकारी आंकड़े आते ही नहीं। अब हम बात करें कि एपीएमसी में खरीदारी करता कौन है, यानी कि जो मंडी है सरकार के द्वारा, उसमें खरीदारी करता कौन है, एपीएमसी में खरीदारी कौन कर रहा है। एपीएमसी का मतलब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसमें खरीदारी करता कौन है, तो खरीदारी करने का काम कोई वहां कंपनी नहीं है, कोई कंपनी के मालिक नहीं होते हैं, सरकार के ही आदमी होते हैं।
वहां पर मंडी में व्यापारी होते हैं जिनको बिचौलिया कहा जाता है। बिचौलिया मतलब बीच के लोग, यानी कि सरकार के मंडियों में बैठने वाले अधिकारी और किसानों के बीच में जो लोग मिलते हैं खरीदारी करने के लिए, वो बिचौलिए कहलाते हैं। सीधा सीधा उदाहरण है कि मान लीजिए कि एक किसान के यहाँ एक ट्रेलर टमाटर उग जाता है, यानी कि एक किसान है वो टमाटर की खेती करता है। ये उदाहरण लेके चल रहा हूँ, बिना उदाहरण के ये बात मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो ये था कि अगर एक किसान के यहाँ एक ट्रेलर टमाटर उग जाता है और वो टमाटर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो कच्चा सौदे के रूप में देखा जाता है। कच्चा सौदा को मतलब कहने का ये है कि टमाटर जल्दी खराब होने वाला एक प्रोडक्ट है जिसको किसान जल्दी से जल्दी अपने खेतों से उसको बाजार में बेच देना चाहता है, यानी कि टमाटर जल्दी सड़ने वाला पदार्थ है। ठीक, तो ये हो गया कच्चा सौदा। तो टमाटर उगने के बाद किसान क्या सोचता है कि या तो उसके पास दो ऑप्शन है कि भाई या तो व्यापारी को बेच दे पूरा एक साथ, या खुद ही ठेला लगा के या बाजार में खुद ही बैठ करके टमाटर बेचे। अब सोचिए कि एक किसान के पास एक टेलर टमाटर है और वो बाजार में बैठ के कितने दिन में वो एक टेलर टमाटर को बेचेगा और कितने टमाटर बिकेंगे, इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। वो टमाटर लेके मार्केट में तो गया है, खरीदारी उससे करेंगे लोग या नहीं करेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और वो टमाटर एक टेलर जो उसने उत्पादन किया है वो कितने दिन या कितने महीने या कितने सालों में बिकेगा, इसका भी जानकारी किसान को नहीं। तो किसान सोचते क्या है कि भाई हमको इस कच्चे सौदे को जल्द से जल्द जो है अपने यहाँ से हटाना है, वरना जितने की मैं बेच नहीं पाऊंगा उससे ज्यादा हमारा टमाटर खराब हो जाएगा। तो किसानों के साथ, भारत के जो किसान, इनके साथ ये बड़ी समस्या है। सरकार के पास कोई भी गोदाम है ही नहीं बेहतरीन जो नई टेक्नोलॉजी के हों। उनके पास गोदाम ऐसे हैं, टीन शेड के लगा के और चार पांच दीवार खड़ा किया आगे पीछे और ऊपर से टीन शेड डाल दिए, बरसात का पानी बाहर नहीं जाएगा अंदर ही आएगा। ये टेक्नोलॉजी भारत के गोदामों की है और हकीकत है। आप कभी जा करके देखिएगा कितने अनाज सड़ते हैं और कितने अनाज अच्छे रहते हैं। तो ये रहा कि एपीएमसी में की खरीदारी कौन करता है। तो खरीदारी सरकारी मंडियों में होती है। तो वहां कराता कौन है? बिचौलिए करा देते हैं। अब बिचौलियों के इसमें रोल क्या है, उसकी जानकारी देखिए कैसे ली जाती है और कैसे बिचौलिए काम करते हैं और कैसे मंडियों में बैठने वाले अधिकारी काम करते हैं। तो अभी मैं बोल रहा था कि किसान अपना एक ट्रेलर टमाटर उत्पादन किया। अब वो भाई उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि उस टमाटर को अपने पास कोल्ड स्टोरेज या कुछ ऐसा करके रखे कि वो 10 महीने 12 महीने 6 महीने तक वो अपने पास रख पाए। तो उसके पास मजबूरी है कि भाई अपने खाने पीने तक का 1 आध किलो का ही रखेगा। भाई 10 किलो 15 किलो टमाटर रखेगा तो कितने महीने दिन के अंदर अंदर वो खराब होने लगेंगे। तो किसान अब अगर एक ट्रेलर उत्पादन कर रखा तो भाई कितने दिन तक वो रख सकता है। तो उसके पास समस्या होती है कि भाई इसको जल्द से जल्द जो है हटाओ, बेचो। तो वो क्या करता है, मंडी में जाएगा। अब मंडी में जाने के बाद यानी कि व्यापारियों के बीच जाएगा। व्यापारियों के बीच जाने के बाद वहां बोली लगती है। वहां बोली किस चीज की लगती है भाई? टमाटर की। कितने रुपए किलो, यानी कि वो टमाटर का साइज दे करके बिचौलिए, बिचौलिए एक दो नहीं, वहां 50 60 100 बिचौलिए भी हो सकते हैं। तो सारे बोलेंगे भाई, अपने सामान देखेंगे, टमाटर देखेंगे, साइज देखेंगे, अपने हिसाब से उसकी बोली लगाते हैं। कोई 20 रुपए किलो बोला, कोई 22 रुपए बोला, कोई 25 बोला, कोई 28 बोला, कोई 30 बोल दिया। भाई 30 से आगे कोई नहीं जा रहा तो किसान सोचता चलो भाई जो 30 वाला है उसी को बेच दो। मार्केट में भले टमाटर का रेट 35 40 रुपए किलो हो, मजबूरी है किसान को कि वो जो है बैठ करके मार्केट में खुद ठेला लगा के तो नहीं बेच पाएगा अगर वो एक ट्रक जो है या एक ट्रेलर जो है टमाटर उगाया है। तो वो क्या करता है, कुछ कम रेट पे ही है बिचौलियों को बेच देता है। अब बिचौलियों का काम, बिचौलिए जो है वो खरीदारी करेंगे। अब यहाँ समस्या क्या है कि बिचौलिए भी आजकल चालाक हो चुके हैं। चालाक क्या कहें, वो बिचौलिए हैं तो भाई चालाकी तो करेंगे ही। वो करते क्या है, सब अपने में ही साठ गांठ बना करके एक ही दाम बोलते हैं, यानी कि एक ही रेट लगाते हैं। यानी कि वो 20 रुपए ही प्रति किलो टमाटर का दाम तय कर देंगे। यानी कि जब बोली लगी थी तो 20 रुपए पे ही किसान मजबूर है भाई, जाए कहाँ? मंडियों में जाएगा तो वहाँ समस्याएं बहुत सारी दिखाई देंगी। अभी आगे हम मंडी की बात करेंगे, सरकारी मंडियों में क्या है और क्यों सरकार को मंडी की तरफ ध्यान देना चाहिए था। इस कानून को ले आने की अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तो वो किसान जो है मजबूरी में कम दाम पर ही उनको बेच देगा। उसके बाद क्या होगा, बिचौलिए खरीद लेंगे, बिचौलिए उसका स्टॉक कर लेंगे। स्टॉक करने के बाद जब मार्केट में हाई रेट हो जाती है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये नियम कैसे चलता है, किसी भी चीज को अगर हम स्टॉक कर लें
और वो मार्केट में आए ही ना, उसका रेट अपने आप बढ़ जाएगा। रेट बढ़ने के बाद आप उसका मुनाफा लेकर के जो है बेचिए उसको। ऐसे ही होता है, टमाटर के साथ भी ऐसे ही होता है। हर कभी कभी आप देखते हैं टमाटर का रेट 100 रुपये, 150 रुपये किलो तक पहुंचेगा। कारण यही है, बिचौलिए खरीदारी करते हैं, स्टॉक करते हैं, अपने गोदामों में रखते हैं। उनके पास हाई फैसिलिटी वाले के गोदाम है, स्टोर करते हैं। स्टोर किया, दाम बढ़ा, दाम बढ़ने के बाद मार्केट में धीरे धीरे सप्लाई स्टार्ट कर देते हैं। वो सप्लाई चेन रोक लेते हैं, और सप्लाई चेन जब किसी प्रोडक्ट की रुक जाएगी तो उसका रेट मार्केट में ऑटोमेटिक बढ़ जाना है, ये तय है। रेट बढ़ने के बाद उस सप्लाई चेन को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, एक साथ स्टार्ट नहीं करते। और उसके बाद वो रेट धीरे धीरे बढ़ने के बाद वो अपना सामान प्रोडक्ट जो है मार्केट में ले आते हैं। तो ये बिचौलिए करते हैं और हमेशा करते हैं। और पहले एक्ट में इन्हीं गोदामों में जो भंडारण का नियम था, इसको हटा देने के बाद सरकार जो है ये गलत कर रही थी। अब वो कितना भी भंडारण कर सकते हैं, पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर सकती है। बशर्ते दो शर्त है कि कोई देश में आपदा ना हो या देश किसी के साथ युद्ध न कर रहा हो। यानी अब जो है किसान अपना जितना प्रोडक्ट बेचेगा उसको व्यापारी या मार्केट में उतारे या अपने गोदाम में उसको स्टोर कर लें, ये डिपेंड करता है व्यापारी के ऊपर। यानी कि अब किसी प्रोडक्ट को व्यापारी गोदाम में रखने के लिए स्वतंत्र है, और कितना रखेंगे इसके लिए भी स्वतंत्र कर दिया गया सरकार के द्वारा, जो कि बहुत ही गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है। तो ये रहा बिचौलियों का काम। और बिचौलियों को जो है अपने गोदाम में रखते हैं, उसके बाद वो सड़ने से बचाते हैं। ये सारी चीजें आप जान ही रहे, बता ही चुका हूँ। तो ये रहा बिचौलियों का काम। लेकिन किसानों की समस्या क्या है, किसानों को लगता है कि उनकी एमएसपी को खत्म किया जा रहा है। अबे भाई, एमएसपी को खत्म कैसे किया जा रहा है, मैं एक सीधे से छोटे से उदाहरण से बताना चाहता हूँ। कि कभी आप छोटे रहे होंगे और पापा के साथ किसी मेले में गए होंगे और आपने कभी किसी बड़े खिलौने की जिद कर दी हो। ये उदाहरण समझिए, और एमएसपी में और सरकार के मनसे को मैं स्पष्ट कर दूंगा। आप छोटे रहे हो या फिर आपका कोई छोटा भाई बहन हो जिसको आप, या आप ही छोटे रहे हो, देखिए चलते उदाहरण, या आप छोटे रहे और आप पापा के साथ कभी मार्क गए, मेले में घूमने गए, आपको कोई एक खिलौना पसंद आया। उस खिलौने का रेट इतना था कि पापा से कहा आपने कि पापा हमको ये खिलौना चाहिए। पापा ने रेट पूछा और वो रेट कुछ ऐसा था कि जिसको पापा शायद खरीद नहीं सकते थे या खरीद के देना नहीं चाहते थे, क्योंकि छोटे बच्चे को कुछ चीजें खरीद के देने तोड़ फोड़ देते हैं। तो गांव देहातों के लोग ये सब चीजें सोचते हैं कि बच्चे को वही खिलौना दिया जाए जो बच्चा इस्तेमाल करे, तोड़े फोड़े ना। तो खैर, ये रही बात। तो पापा क्या करते हैं, और आप रोने लगे तो पापा क्या करते हैं, उस खिलौने की बजाय कोई छोटा खिलौना दे देते हैं, यानी कि झुनझुना टाइप का। सेम सरकार एमएसपी के साथ भी कर रही है। किसानों को सिर्फ और सिर्फ आजादी के बाद से एमएसपी के नाम पे झुनझुना दिया जाता है। एमएसपी पे खरीदारी मात्र 6% किसान ही कर पाते हैं, बाकी 94% किसान आज भी एमएसपी के रेट पर खरीद बेच नहीं पाते, यानी कि वो गोदाम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अब क्या कारण है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कहीं और ध्यान दिया है। सारा का सारा विवाद एमएसपी पे ही है, और इसी की वजह से सरकार और किसानों के बीच में ये कहानियां चल रही हैं और आंदोलन चल रहे हैं। जितने भी दौरे की बात है, 8 दौरे तक की बात हो चुकी है, 9वें दौरे की 16 जनवरी को होनी है। तो भाई अब कितने जनवरी और कितने फरवरी आएंगे, ये तो सरकार और किसान ही बताएंगे, हम तो यहाँ से कुछ कह नहीं सकते। और न्यूज चैनल की कहानी तो भाई अलग है, वो ग्राउंड रिपोर्ट जीरो करते हैं, तो यानी कि वो रिपोर्ट को ही जीरो कर देते हैं। तो उनकी बात अलग है, वो क्या दिखाते हैं क्या नहीं दिखाते, इसके बारे में मैं कोई ज्यादा जानकारी भी नहीं। और ग्राउंड जीरो पर जो जाके देखा जाएगा उसकी हकीकत और न्यूज पर देखने की हकीकत शायद अलग होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो ये रहा सरकार का खेल कि एमएसपी पे क्या उनका मनसा है। अब जैसे कि सोच लीजिए कि एमएसपी पे विवाद क्या है, कि कुछ लोग अब किसानों को देश विरोधी कह दें। भाई अच्छी बात है, कहो, किसान है, अन्नदाता है, लोग कह रहे हैं, उनका समर्थन करना है, बिल्कुल करना चाहिए। सरकारों को जो है किसानों ने ही संभाल रखा है भाई। 3 से 4% जीडीपी का जो ग्रोथ कराई किसानों ने ही कराई। और सब इतना दूर जाने की जरूरत क्या है, अगर हमारे पास सरप्लस अनाज किसानों ने नहीं उगाया होता तो केंद्र सरकार जो है 9 महीने 10 महीने लॉकडाउन में फ्री अनाज कहाँ से देती। इन्हीं किसानों की उपज है, इन्हीं किसानों की वजह से सरकार इनको फ्री में राशन और ये सब चीजें दे रही है। उनकी भी मांगे सुने सरकार, उनके बातों को सुन भी रही है। और किसानों को भी चाहिए कि सरकार की बात को सुने, अपने उस पर अड़िग न रहे कि भाई ये हमको कानून वापस ही लेना है, भाई संशोधन हो
और क्या संशोधन होंगे तो उसके आप लिख करके दीजिए, सरकार भी लिख के देने को तैयार है। मगर सरकार एमएसपी पर कानून क्यों नहीं बना रही है, इस पर मैं टिप्पणी बस इतना कहूंगा कि शायद आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। राजनाथ सिंह से जब इसी बीच पूछा गया कि भाई आप एमएसपी पर कानून बनाना क्यों नहीं चाहते, तो उन्होंने स्पष्ट जवाब दिया था कि पिछली सरकारों ने भी एमएसपी पे कोई कानून नहीं बनाया था, इसलिए हमने कानून नहीं बनाया। अरे भाई, ये विधेयक भी तो पिछली सरकार नहीं लेके आई थी, तो आप इसको लेके क्यों आए, आप भी ना ले आते। और जल्दबाजी में ले आने की जरूरत क्या थी, इसको विधेयक के रूप में ले आते, अध्यादेश के रूप में लाने की क्या जरूरत थी। इतनी जल्दबाजी तो कोई नहीं थी कि भाई महामारी के समय कोरोना के बीच में आप जो है कृषि कानून या कृषि संबंधित कृषि सुधार कानून ले आए, वो भी अध्यादेश के रूप में ले आए। तो जब इतना कर सकते हैं तो भाई किसानों की बात सुनिए, एमएसपी पे भी कानून ले आइए, क्यों नहीं ले आना चाहते हैं। तो सरकार का जवाब तो बड़ा मजाकिया था भाई, हमको तो समझ में नहीं आया कि राजनाथ सिंह ने ऐसा क्यों कहा था कि भाई पिछली सरकार तो इस पर कानून नहीं बनाए तो हम नहीं बनाएंगे। अरे भाई, अध्यादेश तो पिछली सरकार भी नहीं ले आई थी कृषि कानून से संबंधित, तो आप भी ले आए। तो ये सरकार के स्टैंड है। अब क्यों है, तो ये तो भाई हमारे देश के जो है बड़े नेता जो है वही जान सकते हैं। सिर्फ इतना कहना है कि सरकार इतना कह दे कि आलू का दाम अगर 16 रुपए है तो कोई इससे कम पर खरीदारी नहीं कर सकता है। इतना सरकार कह दे कि एमएसपी रेट से कम खरीदारी करना ही नहीं है। अब एमएसपी है क्या, इतना बवाल एमएसपी पर है क्यों, तो एमएसपी को समझिए क्या है। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस या मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, इसको जारी कौन करता है, इसको जारी करती है सीएसीपी। सीएसीपी का मतलब क्या है कि कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये लोग डिसाइड करते हैं एमएसपी। अब ये सीएसीपी किसके अंडर में आती है, तो वो आती है एफसीआई। एफसीआई क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब एफसीआई सीएसीपी को कंट्रोल करती है, सीएसीपी अब एमएसपी को कंट्रोल करती है, यानी कि एमएसपी का जो रेट है वो सीएसीपी के द्वारा ही तय किया जाता है। यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है एमएसपी वो सीएसीपी करती है, सीएसीपी एफसीआई के अंदर में काम करती है। अब भाई एमएसपी का मतलब क्या है, एमएसपी का मतलब ये है कि जब फसल को बोने से पहले ही किसान के फसल का दाम लगा दिया जाए सरकार के द्वारा, यानी गेहूं 1700-1800 रुपए कुंटल ही बिकेगा। सरकार कहती है, बिकती नहीं है भाई, हम तो हकीकत जानते हैं कि सरकार सिर्फ इतना कहती है कि गेहूं का दाम इस बार सरकारी दाम, सिर्फ दाम नहीं, सरकारी दाम 1600 रुपए प्रति कुंटल है। सरकार इतना कहती है, भाई इतना कर कहो कि भाई हम इतना तो खरीदेंगे और खरीदारी करेंगे। सरकार ये भी कहती है, खरीदारी होती है या नहीं ये सरकार देखने नहीं जाती। तो ये सरकार और किसानों के बीच में बड़ा अंतर है कि सरकार कहती तो है, करती नहीं है। ये सिर्फ इस सरकार की बात नहीं है, ये आजादी के बाद की बात कर रहा हूँ। और अब तक किसानों के पीठ पीछे जो भी सरकारें रही हैं वो किसानों के बारे में तो हकीकत में सोची ही नहीं। किसानों को उन्होंने सिर्फ झुंझुना के रूप में एमएसपी थमाया हुआ है, और वही एमएसपी के वजह से किसान आज एमएसपी चाहिए तो एमएसपी को बदले। एमएसपी में क्या चाहिए, इतना कहें कि एमएसपी से कम पर खरीदारी करने वाले को जेल जाना है, इतना चाहिए, इतना करना चाहिए। अब राजनाथ सिंह जी ने क्यों ऐसा कहा था भाई, उसमें मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकता कि क्या कारण है। भाई पढ़े लिखे ज्यादा लोग हैं, मैं तो अभी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, बड़े पद पर हैं भाई, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, तो कुछ तो जानकारी होगी उनको कि क्यों कहा उन्होंने। मैंने इसकी भी जांच पड़ताल करी कि भाई कहीं दूसरा बयान आया हो, कहीं बयान बदला हो उन्होंने, लेकिन कहीं ऐसा कुछ मिला नहीं। खैर वो उनकी बात थी। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो कि किसानों के लिए दूसरा विधेयक था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या थी, यानी कि प्राइस बिफोर फार्मिंग। अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसानों के फसल का पहले ही, यानी कि बोने से पहले ही दाम तय कर देती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आता है। पहले ही बता चुका हूँ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या है, प्राइस बिफोर फार्मिंग, यानी कि फसल बोने से पहले ही दाम तय कर लेना, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग था। लेकिन ये प्राइवेट कंपनी अगर करती है तब ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। लेकिन अगर सरकार इसी को दाम लगाए, यानी कि सरकार जब फसल बोने से पहले ही किसानों के फसल का दाम तय कर देती है तो एमएसपी हो जाता है। बस इतना सा अंतर है एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो इतना सा अंतर समझिए।
आगे बात करते हैं कि क्या है ये दोनों। किसानों को लगता है कि सरकार प्राइवेट कंपनी को आगे करके, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे करके सरकार खुद बैकफुट पर चली जाना चाहती है, यानी कि सरकार को एमएसपी न देना पड़े, ऐसा किसानों का कहना है। किसानों को इसी बात का डर है कि सरकार जब प्राइवेटाइजेशन यानी कि जो खेती में प्राइवेट कंपनियों को उतार देगी तो सरकार को एमएसपी देना ही नहीं पड़ेगा, मतलब सरकार एमएसपी लागू नहीं करेगी। किसानों की ऐसी सोच है। तो भाई किसानों का भी सोचना ठीक है कि भाई ऐसा क्यों सरकार कर रही है और क्यों जो है एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए। हम भी इस बात पर एग्री करते हैं कि भाई कानून बनाओ, एमएसपी पर जो कम एमएसपी पर खरीदारी करता है भाई उसको जेल भेजो। इतना ही तो किसानों की मांग है। पता नहीं सरकार क्यों क्या इसमें दिक्कत है, सरकार ही जान सकती है। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी जानते होंगे भाई, वो पीयूष गोयल जी हमारे हैं वाणिज्य वाले, और हमारी सीतारमन जी हैं। तो भाई बड़े बड़े लोग ये शायद कुछ जवाब देंगे, और हम उम्मीद करते हैं जल्दी किसान और सरकार के बीच में मध्यस्थता हो, अपने अपने घरों को लौटे। लेकिन किसानों का जो आंदोलन है उसकी हकीकत आप देख रहे हैं। तो ये रहा कि अब विद्रोह किसान क्यों कर रहे हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं, एमएसपी पर क्यों कर बवाल। अब इस पर बात करें तो किसानों को लगता है कि सरकार प्राइवेट कंपनी को उतार करके खेती में सरकार खुद पीछे चली जाना चाहती है, यानी कि सरकार को एमएसपी न देना पड़े, क्योंकि सरकार को एमएसपी देने में दिक्कतें होती हैं। अब क्या दिक्कतें होती हैं उसको देखिए कि मोदी अपने भाषण में बार बार कहते हैं, यानी कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो बार बार अपने भाषण में कहते हैं एमएसपी पर खरीदारी जारी रहेगी। ठीक है भाई, खरीदारी जारी रहेगी एमएसपी पर, लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आती है कि एक ही फसल की दो बोली कैसे। यानी कि मान लीजिए गेहूं किसान अगर बो रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बोए तो रेट कुछ और फिक्स होगा, और वही रेट सरकार गेहूं का पहले ही फिक्स करती है, यानी कि हर साल एमएसपी लागू की जाती है भाई, हर 2 साल पे। तो 2 बार 2 एमएसपी कैसे भाई? एक बार प्राइवेट कंपनी का जो दाम किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में रखेगा उससे बेचे कि सरकारी मंडी में बेचे, इसमें एक बड़ा झोल रहता है। किसान को ये बात समझ में नहीं आती। भाई सरकार इसको समझाए कि भाई एमएसपी नहीं जाएगी। अब किसान को ये बात समझानी पड़ेगी सरकार को, सरकार का काम है, सत्ता पक्ष में है तो भाई किसानों को समझाए। शायद किसान अब समझ जाएंगे, या सरकार या किसान या सरकार को समझा लेंगे। भाई इन दोनों में से एक ही कुछ होगा। भाई कोई एक किसी को तो समझाए, किसान समझाए सरकार को या सरकार समझाए किसान को, भाई तभी तो आंदोलन खत्म होगा। अब दोनों ने किसी के ना सुने ना किसी की समझे तो भाई आंदोलन कैसे खत्म होगा? ये तो हमारे समझ से परे है। तो भाई अब कृषि मंत्री का काम है और पीयूष गोयल जी का काम है, करें। लेकिन अब विद्रोह का कारण ये है कि मंशा जो है सरकार का ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है एमएसपी को लेकर। किसान इसी बात से नाराज हैं कि एमएसपी पर सरकार की मंशा क्या है। अगर किसान के खेतों में प्राइवेट कंपनियां उतरेंगी तो एमएसपी सरकार देगी कि नहीं देगी, यही बस इतना सा सवाल सरकार से किसान कर रहे हैं। दूसरा सवाल ये है किसानों का कि भाई एमएसपी पर आप कानून ले आए, क्या कानून होना चाहिए और क्यों ले आना चाहिए, बात करते हैं। एमएसपी फ्री है कि एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बहुत बड़ा अंतर है। एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को मैंने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बढ़ जाता है। अब उसका कारण यहाँ मैंने वहां नहीं बताया था, अब यहाँ बताता हूँ, क्योंकि एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पैरेलल लेके चलना था मुझे। अब सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बढ़ जाता है और एमएसपी में किसान बढ़ता नहीं है। कारण सुनिए, एमएसपी में सरकार के द्वारा अगर गेहूं का रेट, उदाहरण अगर लेके चले, गेहूं का रेट अगर 1600 रुपए प्रति क्विंटल मार्केट में है, और गेहूं का रेट मार्केट में 2000 रुपए प्रति क्विंटल है, तो किसान यहाँ स्वतंत्र है भाई कि अपना गेहूं सरकारी मंडी में क्यों बेचने जाए, 1600 रुपए क्विंटल पर क्यों बेचे भाई, जब उसको घर के बगल या घर से थोड़ा दूर अगल बगल जाने पर जब 2000 क्विंटल उसको गेहूं बेचना है तो भाई वहां जाके बेच लेगा। सरकारी मंडी में क्यों जाए जब भाई वहां 400 रुपए उसको नुकसान होता। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में इसका ठीक विपरीत है भाई। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान को तो फायदा है लेकिन नुकसान भी है, कंपनी को भी फायदा है उसको भी नुकसान है। अब क्या है वो समझिए, एमएसपी के वजह से किसान स्वतंत्र है कि भाई क्यों सरकारी मंडी में बेचे, बाहर बेचे,
और जैसा कि मैंने बताया था कि एनएसएसओ के आंकड़े के अनुसार 6% ही किसान जो है मंडी में अपना अनाज बेचते हैं, बाकी 94% तो बाहर ही बेचते हैं। सरकार को कहने की जरूरत क्या है कि भाई तुम अपना अनाज बाहर बेचो? इसके लिए पहला नियम क्यों लिया है भाई? जब 94% किसान पहले से बाहर बेच रहा है तो आपको ये नियम बनाने की जरूरत ही क्या थी? खैर, सरकार ने नियम तो बना दिया, उसका काम है बनाना, सोचना काम पता नहीं किसका है। हाँ, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बधा कैसे, उसका सुनिए। मान लीजिए जैसा कि आलू का उदाहरण हमने उसमें लिया था, 25 रुपए किलो पर रेट फिक्स हुआ किसी प्राइवेट कंपनी से किसानों का कि भाई इतने पर ही तुम आलू खरीद करोगे। तो किसानों की भी सहमति और कंपनी की भी सहमति, दोनों ने साइन किए भाई, दोनों निश्चिंत हुए। कंपनी अपने काम में बिजी, किसान खेती में बिजी, आलू पैदावार होने में कंपनी वाला पहुंच गया भाई। अब मानिए कि आलू का दाम 10 रुपए किलो मार्केट में है, तो कंपनी को तो यहाँ नुकसान हो रहा है भाई। वो कम मार्केट से खरीद लेता 10-10 रुपए किलो, 25 रुपए किसान से क्यों खरीदेगा? लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट में बंध गया है तो भाई खरीदना पड़ेगा, उसको खरीदेगा ही, तो खरीदेगा, कंपनी खरीदेगी। लेकिन अगर किसान को नुकसान होना है यहाँ पे, तो वो सोचिए कैसे होगा। ऐसे होगा कि मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में 25 रुपए का रेट तय है प्रति किलो आलू बेचने का, और मार्केट में रेट 50 रुपए किलो चल रहा है, तो भाई किलो पीछे 25 रुपए का नुकसान तो किसान को उठाना ही पड़ेगा ना। क्या करेगा किसान? कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा तो कंपनी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। भाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मतलब है कि यानी कि स्टैम्प पेपर पे साइन हुआ होगा, अधिकारी के सामने साइन होगा। जैसा कि मैंने मंडी अधिकारी की बात बताई, मंडी अधिकारी कैसे होते हैं उसकी कहानी अभी आगे सुनाऊंगा। भाई कितने चालाक होते हैं और कितने होशियार होते हैं, तो उसकी बात अभी करते हैं। तो मंडी के सामने, मंडी का अधिकारी के सामने उनका वो होगा। अब सुनिए, किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बध जाने का डर है, और बधेगा, डर नहीं है, बध जाएगा, हकीकत। 25 रुपए पे जब रेट तय है तो भाई 25 पे ही बेचेगा, यानी कि मार्केट में 25 रुपया के अलावा 50 रुपया और 100 रुपया किलो। अब किसान बेचारा क्या करेगा? अपना आलू वहां बेच देगा 25 रुपए पे, मजबूरी है, बध गया कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार। एमएसपी में बधता नहीं है, एमएसपी में वो फ्री है कि सरकारी मंडी में बेचे या वो कहीं बाहर बेच सकता है, जहां उसको रेट जहां भी जैसा मिलेगा वैसा वो बेच सकता है। एमएसपी में ये स्वतंत्रता किसान को है, मगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्वतंत्रता किसान से छीन ली जाएगी। वहां कंपनियों को भी नुकसान हो सकता है, किसानों को भी नुकसान होगा, तो भाई पैरेलल चीजें हैं। तो ये रहा किसान क्यों फंसेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, कैसे बढ़ेगा, ये हो गया बात। लेकिन अगर मार्केट में हमने बताया, मगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान बढ़ेगा भाई, बता दिया, इसका भी हमने बात कर ली। चाहे रेट कुछ भी हो, आपको कंपनी को ही बेचना है, चाहे आपको मुनाफा हो चाहे नुकसान हो, तो बेचना पड़ेगा। अब सरकार यहाँ खेल क्या कर रही है, अब वो सोचिए कि सरकार का खेल एमएसपी के साथ क्या है और क्या कारण है कि एमएसपी पे कानून नहीं है। अब सुनिए, एमएसपी रहेगा भी मगर किसी काम का नहीं रहेगा। समझ लीजिए वही उदाहरण जो मैंने आपको सुनाई थी कि पापा के साथ आप गए और पापा ने आपको महंगा वाला खिलौना न खरीद करके एक झुनझुना थमा दिया है। भाई लो बेटा, झुनझुना बजाते रहो। यही काम सरकार किसानों के साथ करेगी, एमएसपी के नाम पे उसको झुनझुना थमाती रही है, 1955 से लेके अब तक 2020 तक थमाती रही है, आगे भी थमाएगी, कोई भी सरकार आ जाए। अब ये आंकड़े देता हूँ, क्यों ऐसा कहने को मैं मजबूर हूँ। कुछ लोग होंगे जो सरकार के पक्ष वाले होंगे, भाई हमको अभी विरोधी कहेंगे, सरकार विरोधी कहेंगे भाई, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। मैंने भी अध्ययन करी, पढ़ाई करी इसके बारे में, तब जाके आपके सामने कह रहा हूँ। मैं अपनी कोई सोच तो बता नहीं रहा कि नहीं मेरी मंशा ये है, मेरी सोच ये है। जो आंकड़े हैं उसके आधार पर, एनालिसिस के आधार पर ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। तो भाई सरकार के पक्ष वालों को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, अब उसके लिए मैं तो दोषी नहीं हूँ भाई। कुछ लोग के कमेंट है ऐसे कि क्या है कारण। करते हैं कि एफसीआई में जो है, एफसीआई के अधिकारी यानी कि फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी काम कैसे करते हैं, इसकी बात करते हैं कि भाई कोई किसान अपना अनाज लेकर के बेचने गया मंडी में, तो क्या को समस्याएं होती हैं, और वो 6% किसान क्यों है ऐसे जो मंडी में अपना अनाज, भाई 94% भाई क्यों नहीं जा पाते मंडी, सरकारी गोदाम तक क्यों नहीं जाते? उसका कारण सुनिए भाई, किसान मजबूर है,
कम दामों पर बाहर बेचने को। कारण सुनिए उसके, और अभी आपकी आंखें भी खुलेंगी कि भाई ऐसा होता है कि नहीं। किसान परिवार से हैं तो आप समझ जाएंगे, नहीं है तो आपको ये बातें हवा हवाई लगेंगी, क्योंकि आप जमीनी हकीकत से किसानों के साथ जुड़े नहीं थे। तो भाई इन बातों को समझने किसान परिवार से होना थोड़ा जरूरी है। तो करते हैं। एफसीआई यहाँ पर काला धंधा कर जाती है, यानी कि जो सरकारी गोदाम के अधिकारी होते हैं ना भैया, वो धंधा कर जाते हैं काला वाला। मतलब जब किसान अपना एमएसपी रेट तय करने के बाद, जब सरकार एमएसपी रेट तय कर देती है कि भाई 25 रुपए किलो गेहूं खरीदारी होगी, तो किसान सोचता चलो भाई मंडी में दे दो, मार्केट में 22 रुपए किलो है, 3 रुपए का फायदा है, चलो मंडी, यानी सरकारी गोदाम में पे चलो। भाई किसान अपना लादा गेहूं और चल दिया, पहुंचा गोदाम में। वहां जाने के बाद साहब क्या करते हैं, यानी कि साहब मतलब एफसीआई के अधिकारी क्या करते हैं, वो काला बाजारी करना वहां स्टार्ट करते हैं। अब कैसे करते हैं काला बाजारी वो समझिए, क्योंकि काला बाजारी तो इससे होगा नहीं, आपको दिखा के समझा के तो होगा नहीं। अब वो बैक फुट पे खेलते हैं, फ्रंट फुट से भाई खेलेंगे नहीं, फ्रंट फुट से खेलें तो पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे तो जेल चले जाएंगे। अब वो बैक फुट से खेलते हैं कैसे। अब वो क्या करते हैं, जब किसान पहुंचता है तो किसानों के अनाज को एमएसपी के रेट पर खरीदने से मना करते हैं। कारण कैसे देते हैं और वजह क्या है, वो कहते हैं किसानों से कि भाई हमारे गोदाम में जगह नहीं है, बोरिया नहीं है। उसके बाद बोरिया नहीं होने की वजह से, और जो है बोरिया नहीं होने की वजह से उनका जो है बोरी नहीं है, गोदाम में जगह नहीं है, हमारे पास मजदूर नहीं है, इसके वजह से वो किसानों को लौटा देते हैं। अगले दिन फिर किसान जाएगा, भाई भाई किसान को बेचना तो मंडी में ही है, यानी सरकारी गोदाम पे, फिर अगले दिन भी लेके जाता है, भाई लदा है ट्रेलर पे तो लेके चला गया, लेके जाने में उसको क्या दिक्कत है। फिर अगले दिन भी पहुंचा, अगले दिन भी सरकारी जो आदमी वहां बैठा है अधिकारी एफसीआई को, फिर वही कहानी सुनाएगा कि भाई हमारे पास गोदाम में जगह नहीं है, हमारे पास तो बोरिया नहीं है, ये कहानी सुनाता रहेगा। किसान 3-4 दिन जाएगा, 5 दिन जाएगा, हफ्ते दिन बाद जाएगा, 10 दिन बाद। अब भाई कितना दिन बाद वो रुका रहे अपने अनाज को लेकर, भाई उसको अगली खेती भी तो करनी है, उसी को बेच के उसको अगली खेती करनी है। अब भाई पूंजीपति हर किसान तो है नहीं कि चलो भाई अपना गेहूं एक टेलर ला दे रहे हैं घर पे रखे हैं और अगला खेती कर लें। भाई किसान अपना बेच करके उसी से खेती करता है। तो अब किसान के साथ ये मजबूरी है कि भाई अब एमएसपी रेट पर तो सरकारी गोदाम तो खरीद नहीं रही, तो भाई अब मंडी में बेच दो। अब मंडी में जब लेके पहुंचेगा तो बिचौलिया काम करते हैं। बिचौलिया क्या करेंगे, उसको कम रेट पर खरीदेंगे, यानी कि 25 रुपए किलो अगर गेहूं सरकार तय कर रखी है एमएसपी के थ्रू, तो वो कहेगा कि भाई हम 20 रुपए में लेंगे। अब किसान के साथ मजबूरी ये है कि अब सीआई वाला खरीद नहीं रहा, अब ये बेचेगा नहीं तो खेती नहीं होगी, यानी कि अगला उसका फसल होगा नहीं। तो भाई कहता ले भैया तू 20 रुपए खरीद, तो 20 रुपए बेच देगा। अब यहाँ देखिए खेल, 20 रुपए या 15 रुपए जो भी वो रेट तय करेंगे, तो चलिए वो 15 रुपए पे बेचा, 25 रुपए सरकारी रेट, किसान बेचा 15 रुपए पे बिचौलिए को। अब यहाँ खेल करते हैं एफसीआई के अधिकारी, गोदाम में खरीदारी नहीं करते, किसान मजबूर होकर उसको जो है बिचौलियों को बेच देता है। अब वही अधिकारी उस बिचौलिए के कांटेक्ट में जाते हैं, इन दोनों के चाट काट होती है, तभी कालाबाजारी होगी। अब वो अधिकारी जो है उस मंडी में जाएगा और उस मंडी में जाने के बाद उस बिचौलिए से कहता है कहो वो वाला तो किसान आया था, वो इतना बेच के गया होगा, अब तुम बताओ। तो वो क्या कहता है, किसान की फसल वो 15 रुपए खरीदेगा और उसको खरीदने के बाद वो सरकारी गोदाम में रखे, यानी कि बिचौलिया जो है 15 रुपए पे खरीदा किसान से, एफसीआई का अधिकारी क्या करता है, उसको 2 रुपए या 3 रुपए 5 रुपए मान लीजिए, यानी कि 20 रुपए में उसको खरीद लिया एफसीआई का अधिकारी। यानी कि किसान का गेहूं था 25 रुपए किलो पर बिकना था, बिका नहीं, अब वो गेहूं 15 रुपए किलो पर एक बिचौलियों को बिक गया। अब वो बिचौलिया 15 रुपए किलो खरीदने के बाद वही गेहूं उसी एफसीआई के अधिकारी को बेचता है जहां पहले किसान गया था। अब वो एफसीआई का अधिकारी क्या करेगा, उसको 15, 17 या 18, 20 जो भी उसको रेट लगेगी, भाई की बिचौलिए को 2 रुपए प्रति किलो मिल मेरा तो ही बहुत है, वो खरीद बेच देगा। 17 रुपए मान लीजिए या 20 रुपए मान लीजिए, तो 20 रुपए किलो पर बिचौलिया जो है उस एफसीआई अधिकारी को बेच देगा। अब ये अधिकारी साहब क्या करते हैं, ये उस गेहूं को बिचौलिए से 20 रुपए रेट पर खरीद के अपने उसी गोदाम में रखते हैं जहां पर पहले किसान गया था उस गेहूं को रखने के लिए, और उस किसान को कहते थे कि हमारे गोदाम में जगह ही नहीं है। अब भाई किसान बेच के चला गया अपने घर का, अपना काम करेगा, भाई खेती बाड़ी में फिर अभी थोड़ी देखने आ रहे कि साहब वहां से उठ के आए और बिचौलिए से खरीद के ले गए कि नहीं ले गए।
अब एफसीआई के अधिकारी 20 रुपए पर खरीद के लेकर तो जाएंगे, मंडी में रखने के बाद वो दिखाते हैं कागज पे ये गेहूं हम सरकारी उससे खरीद रहे, किसान से खरीद रहे हैं। अब देखिए खेल, एफसीआई के अधिकारी कालाबाजारी। अब वो फाइल जब बनाते हैं यानी कि जब रजिस्टर मेंटेन करते हैं तो इसमें स्पष्ट लिखते हैं कि हम किसान से गेहूं खरीदे हैं और 25 रुपए रेट पर खरीदे हैं, यानी कि अधिकारी को बैठे बैठे 5 रुपए प्रति किलो गेहूं के पीछे जो है, प्रति किलो के पीछे 5 रुपए कमाई हो रही बैठे बैठे। बेचारा किसान का गेहूं 25 रुपए पे बिकना था, 15 रुपए पर बेच करके आया और साहब बिना कोई खेत में गए कुछ भी किए 5 रुपए किलो वहीं एफसीआई के गोदाम में बैठे बैठे कमाते। ये होती कालाबाजारी एफसीआई, और बहुत से लोग इससे एग्री करते होंगे। और मात्र इसी वजह से 6% किसान ही हैं, एनएसएसओ की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 6% किसान ही जो गोदामों पर अपना गेहूं बेच पाते हैं। ये खेल पूरा चलता रहता है। इस खेल को रोकना होगा, सरकार को रोकना होगा, एफसीआई के अधिकारियों को रोकना होगा भाई, इसमें जो है इस तरह का कोई खेल ना हो। अब दूसरा इसमें कहानी ये है कि एमएसपी पर किसान की उसका क्या है, कैसे लिया जाएगा, और 25 रुपए पे बेच के साहब अपना गोदाम भर लिए, 25 रुपए दिखा करके 15 रुपए पे किसान बेचा, 10 रुपए का उसका नुकसान हुआ, 10 रुपए में 5 रुपए बिचौलिए कमा के 5 रुपए वो कमा, ये ऐसे चलता है। मोदी जी जब भी भाषण देते हैं, मोदी जी जब भी भाषण होगी तो उसमें वो जिक्र करते हैं कि कांग्रेस की सरकार से ज्यादा एमएसपी पर खरीदारी करने का आंकड़ा हमने बनाया। सही बात है भाई, मोदी सरकार ने किसानों से अनाज खरीद लिया है और कांग्रेस की सरकार से ज्यादा खरीदी है भाई, और ज्यादा 30 गुना ज्यादा का वो कहते हैं कि भाई हम 30 गुना ज्यादा खरीदे, और ये आंकड़ा सही भी है। 30 गुना ज्यादा खरीदारी मोदी सरकार करती है किसानों से। मगर मोदी जी की मजबूरी जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कर गया, उनको मजबूर कर गया। कारण ये था कि मनमोहन सिंह को 2013 में ही लग गया था कि कांग्रेस की सरकार अब 2014 में नहीं आएगी। वहां उन्होंने एक राजनीतिक दांव खेल दिया। उन्होंने 2013 में राजनीतिक खेल करके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद से पास करा लिया था 2013 में। सोचिए, जिसके वजह से उसमें ये लिखा था बीपीएल कार्ड धारकों को 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल दिया जाएगा। और ये 2014 में विधेयक लागू हो गई, यानी कि सरकार जानने से पहले मनमोहन सरकार इस विधेयक को लागू करके चली गई। अब ये मोदी जी के सर पर बोझ हो गया। क्यों सरकार गेहूं की खरीदारी कर रही है, कितने में भाई? उदाहरण के लिए हम लिए थे भाई 25 रुपए किलो मान लीजिए, या 1600 रुपए कुंटल है तो 16-17 रुपए किलो मान लीजिए। तो गेहूं की खरीदारी मोदी सरकार 1600-1800 रुपए प्रति कुंटल कर रही है, यानी कि 18 रुपए प्रति किलो। और बीपीएल कार्ड पे देख कितना रही है, 2 या 3 रुपए किलो। तो ये थोड़ा सा बर्डन सरकारों पे रहता है। और किसान यही कहना चाहता है जो एमएसपी पे कि भाई हमको एमएसपी चाहिए ही नहीं, एमएसपी पर एक नियम बने, कानून हो। मगर एक और बात यहाँ पे देखनी है कि इसी एमएसपी को हमारे जो अभी नितिन गडकरी जी हैं, परिवहन मंत्री हैं, नितिन गडकरी राष्ट्रीय राजमार्ग का देख रेख वही करते हैं भाई, ठीक है। 2012 से 2014 तक वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। अध्यक्ष जब थे तब उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि एमएसपी इज एन एक्स्ट्रा बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी, यानी कि हमारी इकोनॉमी पे, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था पे एमएसपी जो है वो एक अतिरिक्त बोझ की तरह से काम करती है। उसका कारण भी यही था। उसका कारण था कि एमएसपी की वजह से करीब करीब 1000 करोड़ का नुकसान सरकार को उठाना पड़ता है। कारण खरीदारी 16 रुपए प्रति कुंटल पे होती है, 16 रुपए प्रति किलो पे, कुंटल पे नहीं, 16 रुपए प्रति किलो पे गेहूं की खरीदारी सरकार करती है और वो 2 रुपए प्रति किलो हर बीपीएल कार्ड धारकों को दे देती है। तो भाई देखिए 14 रुपए का नुकसान तो यही सरकार को हो गया।
तो ये सब जोड़ करके आंकड़े जो है लगभग लगभग 1,000 करोड़ पहुंच जाते हैं। और 1,000 करोड़ पहुंचने के बाद वो एक्स्ट्रा बर्डन इसीलिए कहा गया था, और इसीलिए नितिन गडकरी जी ने उसको एक्स्ट्रा बर्डन ऑन आवर इकोनॉमी कहा था। तो अब सरकार को क्या करना चाहिए भाई? सरकार बैंकों के कर्जों को माफ कर रही है। कैसे कर रही है भाई? नीरव मोदी भाग गया तो विजय माल्या भाग गया, तो वो भाग गया, तो ये कोई घोटाला करके भाग गया, तो वो घोटाला करके भाग गया। अब सरकार भाई इनको उतना पकड़ रही है, नहीं तो कोई रिकवरी कर रही है। अब बैंक वो कहते पकड़ने के बाद वो सीधे कहते हैं हम इतना कर्ज नहीं चुका पाएंगे, तो भाई अब करे क्या सरकार? तो इस तरह से सरकार को तो बहुत सारे घोटाले हो रहे हैं, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। 1,000 करोड़ का और नुकसान तो वो सरकार सह रही है। लेकिन रियलिटी है कि सरकार के पास जो है बेहतरीन गोदाम नहीं है, जिसके वजह से अनाज सड़ते भी हैं। उसके वजह से भी सरकार को बड़ा नुकसान होता है। तो सरकार इन सब चीजों को सोचती है, और सोचने के बाद ही एमएसपी को शायद वो खत्म करने का जो किसान कह रहे हैं, उनकी इसी बात का शक है किसानों को। शायद सरकार इन सब चीजों को सोच के, कि जैसे नितिन गडकरी जी ने कह दिया कि 2014 में 12-13 में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कि इकोनॉमी पे हमारे जो है एक्स्ट्रा बर्डन एमएसपी, तो सरकार की ये जो बयानबाजी पहले की थी, किसान अब उसको दोहरा रहे हैं। और इसी की वजह से विपक्ष हो या जो भी हो, किसानों को कहते हैं भाई सरकार की मंशा क्या है पूछो। पक्ष में जो रहेगा भाई उससे सवाल पूछे जाएंगे, विपक्ष भी अपना सवाल पूछेगा और जनता भी पूछेगी। सरकार का काम है जवाब देना। भाई दो जवाब किसानों को, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं, सरकार क्यों इस पे भाग रही है, या बनाएगी या नहीं बनाएगी, आगे देखते हैं। तो रियलिटी यही है कि गोदाम नहीं है सरकार के पास अच्छे, अनाज सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सरकार को और ज्यादा नुकसान होता है। भाई खरीद तो रही है, 6% ही किसान कम से कम बेच तो रहे हैं, खरीदारी कर तो रही 6% किसानों की। और जैसे हमारे अधिकारी लोग खरीदारी कर रहे हैं, वो भी गोदाम में ही जाता है। 10 रुपए प्रति कुंटल पीछे, प्रति किलो पीछे उसका नुकसान हुआ किसान का। 5-5 रुपए बिचौली, 5-5 रुपए हमारे एफसीआई के अधिकारी कमाते। ये फैक्ट है। शायद हमारे वीडियो पे सारे कमेंट लोग कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सही है, हकीकत करेंगे। वीडियो जब डालूंगा यूट्यूब पे तो लोग कमेंट करेंगे, मैसेजेस आ रहे हैं, दिख रहा है व्हाट्सएप पे। कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी अपनी बातें हैं। मैं जान जितना पढ़ा जितना समझा उसके हिसाब से बता रहा हूँ। अब रियलिटी ये है कि सरकार किसानों की देख रेख कैसे कर रही है। 1947 के बाद कोई भी सरकार अब तक जो है किसानों को वास्तविकता से देखी भी नहीं है, समझ भी नहीं पाई और ना समझ सकेगी, हमें ऐसा लगता है। जब देश आजाद हुआ तब भी किसानों की आय, अब यहाँ पे आंकड़ों के अनुसार चलते हैं, जब देश आजाद हुआ तब किसानों की आय और अब तक किसानों की आय, मतलब जब देश आजाद हुआ था तब और अब तक किसानों की आय 21 गुना बढ़ी है। यानी कि तब अगर किसान 1 रुपए कमाता था, तो अब वो किसान 21 रुपए कमाता है। इसी के ठीक उल्टा सोचिए, उल्टा सोचिए नहीं, उल्टे आंकड़े देखिए। किसान की आत्महत्या करने का वजह यही से आपको समझ में आ जाएगा। किसान का आय 1947 के बाद 2020 तक मात्र 21% बढ़ी है। सरकारी कर्मचारी की आय करीब करीब 180 से 200 गुना बढ़ गई है। क्या गुना रहा किसानों का कि भाई इनकी आय नहीं बढ़ पाई? जिन्होंने देश की जीडीपी को संभाला है, उनकी आय बढ़ी तो बढ़ी 21 गुना से। सरकारी कर्मचारी की आय बढ़ी तो 180 से 200 गुना। भाई ये तो बड़े अजीबोगरीब आंकड़े हैं भाई। सरकार को इस पे सोचना चाहिए था। सरकार कह तो रही है कि 2022 तक हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, यानी कि 21 गुना का 42 गुना हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा भाई? अब तो हमको नहीं लगता कि होगा। अब कैसे होगा पता नहीं, शायद कागज में हो जाए। कागज में सारे काम होते हैं, सब कोई भी सरकार हो। अब सरकार इसके उल्टा जो है, सरकारी कर्मचारी की 180 गुना बढ़ी। इसी के वजह से किसान की आय कम है। 21 गुना भाई, 1 रुपए तब कमाता था, अब 21 रुपए कमा रहा है। जो आदमी उस समय सरकारी था 1 रुपए कमाता था, वो 200 रुपए कमा रहा है। भाई इतना लंबा फर्क। चले तो साथ में थे। आजादी तो दोनों की 1947 में ही हुई थी भाई। 1947 के में ही तो सब आजाद हुए थे। ये इसी की वजह से किसान परेशान है और आत्महत्या से करते हैं। सरकार को एमएसपी
एमएसपी के जगह पर एमआरपी कर देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और शायद किसानों का भी है जो आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो कभी रिपोर्टिंग के लिए वहां गया नहीं, तो ज्यादा मुझे पता नहीं। न्यूज देख करके तो कुछ आइडिया लग ही नहीं सकता कि भाई चल क्या रहा है, क्योंकि हर न्यूज का अपना अपना सोच के अनुसार वो न्यूज बता रहे हैं। लेकिन किसान की मांग जायज होगी, और है, कुछ न्यूज चैनल बताते भी हैं, दिखाते भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो इससे पल्ला झाड़ लेंगे। सरकार एमएसपी की जगह एमआरपी करनी चाहिए। एमआरपी का मतलब कि रेट फिक्स कर दो भाई, कि हाँ इतने पे खरीदोगे तो ठीक, अगर इससे कम में खरीदारी करोगे तो अगली सुबह तुम्हारी जेल में होगी। बस इतना चाहिए एमआरपी का मतलब। छोटा सा उदाहरण लीजिए, और छोटा सा उदाहरण इतना है कि अगर एक मोबाइल है आपके पास और उस मोबाइल की कीमत अगर 11,000 रुपए है, और आप दुकान पे जाएंगे तो उस 11,000 में ही दुकानदार आपको बेच सकता है, या उससे कम पे नहीं बेचेगा एमआरपी से। लेकिन अगर किसानों के साथ यही कर दिया जाए कि भाई गेहूं का दाम 1,600 रुपए है, तो 1,600 रुपए प्रति कुंटल से कम पर खरीदारी कोई नहीं कर सकता, या उससे ज्यादा पे अगर किसान कहीं बेचना चाहे तो बेच सकता है। इतनी सी बात किसान को किसान समझा रहे हैं सरकार को, इतना कर दो, हम कर चले गए। अब सरकार को इससे कर देना चाहिए। लेकिन सरकार जो है एमएसपी के नाम पे वही झुंझुना जो है पकड़ाती रहती है हर साल किसानों को। तो बस सरकार को इतना है, एमएसपी फिक्स करे, एमएसपी को एमआरपी कर दे। यानी कि एमआरपी का मतलब जो भी प्राइस हो वो फिक्स हो, यानी कि किसानों को यह आश्वासन दिया जाए कि अगर कोई भी एमएसपी पे खरीदारी नहीं करता है तो उसको जेल होगी, या कोई ऐसा कानून प्रावधान में लाया जाए। किसान यही चाहते हैं और सरकार को इसको सुनना चाहिए। सरकार सुनेगी या नहीं सुनेगी, ये अभी 16 जनवरी के 9वें दौरे की बातचीत में पता चलेगा। और सरकार को जो है एमएसपी क्यों कानून नहीं ले आएगी या क्यों कानून नहीं बनाना चाहती, सरकार को भी इससे सफाई देनी चाहिए। सरकार को ये बयानबाजी नहीं देना चाहिए जैसे राजनाथ सिंह ने बयान दिया था कि पिछली सरकार एमएसपी पे कानून नहीं लाई तो हम नहीं लाएंगे। भाई पिछली सरकार तो अध्यादेश पे भी कोई बातचीत नहीं करी, तो आप अध्यादेश लेके क्यों चले आए, जरूरत ही क्या थी। और अगर अध्यादेश लेकर आए तो इसकी इतनी बड़ी जरूरत क्या रही, आपदा के समय कोरोना के बीच में क्या अध्यादेश ले आए, विधेयक के रूप में ले आते, पहले संसदों में पास कराते, संसद में पास कराए फिर उसका राष्ट्रपति के पास है। आपने तो उल्टा काम कर डाला, सीधे चले गए राष्ट्रपति के पास, वहां से फिर वापस आए, विधेयक के रूप में ले आते, बातचीत करते। तो ये है एमएसपी को एमआरपी में एमआरपी की तरह से कर दिया जाए। यानी कि छोटा सा मोबाइल भी अगर रेट, मोबाइल की कंपनी रेट कम नहीं कर सकती तो भाई किसान अपने अनाजों का रेट कम क्यों कर दे, क्यों कम दाम पर बेचने को मजबूर हो जाए। एमएसपी की रेट अगर फिक्स है तो सरकार सिर्फ इतना कहती है कि हमने एमएसपी का रेट फिक्स किया है। अरे सरकार ये कहने कि एमएसपी पर खरीदेंगे ही, और एफसीआई के अधिकारी जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनको भी तो रोको। सरकार का काम उनको भी रोकना तो है, उनको भी रोकना चाहिए। एफसीआई के अधिकारी खुलेआम कालाबाजारी करते हैं, किसान को 10 रुपए प्रति कुंटल के पीछे जो है उनको नुकसान हो रहा है। तो किसान को सोचना चाहिए, किसान के साथ उनको अधिकारियों को सोचे, सारी चीजें सोचनी चाहिए सरकार को कि भाई एमएसपी के साथ जो है क्या करना है क्या नहीं। एमएसपी को जो है मार्केट में ले आना है, किसान को जो है आश्वासन देना है कि सरकार को ये बताना होगा कि किसान का जो गेहूं है, जो अनाज है, वो अपने एमएसपी पर ही बेचे। जो एमएसपी पर खरीदारी नहीं करेगा उसके कानून हो, कोई कार्रवाई की जाए, या किसानों को इसका समझाया जाए कि भाई एमएसपी पर ही कानून सरकार को करना चाहिए। हकीकत है, सरकार एक बार जमीनी हकीकत को देखे, किसानों की हालत को समझे। तो फिर इतनी सी बात है आज की। किसानों के सारे 3 विधेयक जो थे, इन तीनों विधेयक की बातें हमने करी, और आज का जो सेशन रहा हमारा लंबा चला, मगर तीनों कानून को एक साथ समझाना जरूरी था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, एमएसपी क्या है, विधेयक क्या है, अध्यादेश क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है, तो इन सब चीजों को समझना जरूरी था। तो बाकी कोरोना का समय चल रहा है, और जहाँ मैं इस समय बैठा हूँ वहाँ भी थोड़ा कोरोना की वजह से दिक्कतें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आपके परिवार वाले स्वस्थ होंगे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगले संडे को 7 बजे फिर किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे।
कोई आपको कहानी सुननी होगी तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं। और बाकी कोई सुझाव हो